तमसो मा ज्योतिर्गमये असतो मा सद्गमये मृत्योर्मा मृतंगमये। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है कृषि का। मित्रों, जब मनुष्य अपने जीवन में झांकने का प्रयास करता है और ये समझने का प्रयास करता है कि मेरे जीवन में मेरे जीवन के जो विषय हैं वो यथार्थ में कौन से विषय हैं जो मेरे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, तो मैं पाता हूँ कि हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दिन में 20 बार पानी पीना पड़ता है और दिन में 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए हमको रोटी की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के जीवन में भौतिक संसाधनों का अंबार लग जाए, बहुत बड़ा महल हो, नाना प्रकार के भौतिक संसाधन हो, बहुत सारा धन हो, पीने का पानी ना हो, श्वास लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन कम हो, भोजन ना हो या भोजन हो तो उसमें रसायनों की मिलावट हो, अगर ये हमारी मूलभूत जीवन की ज़रूरतों में कुछ कमी है तो फिर मेरे जीवन में उल्लास उत्साह कम हो जाते हैं और मेरे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आने लगते हैं। तो आज का विषय हमारा जो कृषि का विषय है, आप कभी अंतर आत्मा से विचार करना कि हमारे जीवन में अगर कृषि को हटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है। आप पाएंगे कि कृषि के बिना जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कृषि हमारी संस्कृति है, कृषि संस्कार हैं, कृषि शिक्षा है, कृषि ज्ञान है, कृषि दर्शन है, कृषि जीवन है, कृषि यज्ञ है और कृषि ही कर्म है। जब कोई कहता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म में सबसे पहले कृषि ही आएगा। यज्ञ में कृषि के ही विषय हैं, दर्शन में कृषि के ही विषय हैं, कृषि के बिना कुछ है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों इस आधुनिक शिक्षा में लोग नाना प्रकार के विषय पढ़ते हैं और गांव छोड़ करके शहरों की ओर भाग जाते हैं। आज की तारीख में जो किसानों की हालात हैं, जो गांव के हालात हैं, जो पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति है, जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज है, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, अगर ईमानदारी से विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि हम सारे के सारे लोग कृषि संस्कृति से थोड़ा दूर जा चुके हैं। जब गांव में जाएंगे तो गांव में जो जलाशय हुआ करते थे उनमें वर्षा का पानी एकत्र होता था और पानी वो रिचार्ज होकर के भूगर्भ जल स्तर में जाता था और पूरे हिंदुस्तान में जो है कुओं से पानी निकाल करके पिया जाता था। हालांकि और पीछे जाते हैं 1000-2000 वर्ष पूर्व, जो कहते हैं कि नदी घाटी सभ्यता, तो प्रारंभ काल में तो कुआं खोदने की भी कला नहीं थी हमारे पास। जो भी लोग थे वो सारे नदियों के किनारे बसते थे और नदियों पर आश्रित थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग नदियों से दूर जा कर के और फिर पानी की तलाश में कुआं खोदने लगे, जलाशय बनवाने लगे। तो ये कुआं और जलाशय
ये हमारी संस्कृति का, मेरे जीवन का हिस्सा है। और मेरे पूर्वज जलाशय बनवाते थे। धर्म का काम था कि बड़ा सा जलाशय बना देना, बड़ा सा कुआं खोद देना, कहीं एक धर्मशाला बना देना, रास्तों के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगा देना। ये धार्मिक काम थे। तो कृषि संस्कृति है, कृषि संस्कार है, कृषि दर्शन है, कृषि यज्ञ है, कृषि कर्म है, कृषि ही सब कुछ है जीवन में। कृषि अगर मेरी जिंदा है तो फिर मेरे जीवन में जो भौतिक संसाधन है उनका कोई उपयोग है। और अगर मेरी कृषि, जब मैं बात कृषि की करता हूँ तो कृषि का मतलब है, अगर आपको एक मानव जीवन का सत्य समझना हो तो मनुष्य का भूख का भोजन से, और भोजन का कृषि से, और कृषि का प्रकृति से। जब कृषि शब्द आएगा तो प्रकृति आएगी। प्रकृति के बिना कृषि संभव नहीं है। प्रकृति तो एक सामान्य सा शब्द है कि हमारी प्रकृति, लेकिन कैसी प्रकृति? प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रकृति कैसी है, विषय ये है कृषि का। जो आज किसान के जीवन में कष्ट हैं, किसान आत्महत्या करता है, किसान की फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है, और जो उसका अनाज है, जो उसके फल हैं, जो उसकी सब्जियां हैं, वो मुझे अस्पताल की ओर ले जाते हैं। तो मनुष्य भोजन इसलिए को थोड़ी करता है कि वो अस्पताल पहुंच जाए। मनुष्य पानी इसलिए को थोड़ी पीता है कि वो बीमार हो जाए। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, श्वास खींचने और श्वास छोड़ने की बात करते हैं, तो अभी तो हम श्वास खींचने और श्वास छोड़ने तक ही सीमित हो गए। लोगों को ये सिखाने लगे कि प्रतिदिन सुबह जो है आधा घंटा प्राणायाम किया करें। कभी इस बात पर चिंतन करें कि जिस इलाके के लोगों को मैं कहता हूं कि सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करना चाहिए, समस्त लोगों को मिलकर के विचार करना है कि जिस माहौल में बैठ करके मैं प्राणायाम करता हूं, क्या वहाँ के वायुमंडल में, वहाँ की हवा में 21% ऑक्सीजन की मात्रा है? तो आप पाएंगे कि इस जंगल के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो नगरों में, कस्बों में, महानगरों की जब बात आती है तो जंगलों में तो 21% ऑक्सीजन मिल जाती है, गांव में 20.5% मिलती है, फिर छोटे शहरों में 20% मिलती है, बड़े शहरों में 19% मिलती है, और महानगरों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 18% मिलती है। हम लोग ऑक्सीजन नापते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल कितना हो गया है। तो प्रकृति, मनुष्य का ज्ञान क्या कहता है? ज्ञानी मनुष्य, दीक्षित मनुष्य, ये शिक्षित मनुष्य ने प्रकृति को खराब किया है, क्योंकि मैं दीक्षित नहीं हूं। दीक्षित वो होता है जिसको ये पता होता है कि मैं जिस प्रकृति के अधीन जी रहा हूं, जहाँ से मुझे भोजन, पानी, हवा मिल रहा है, उस प्रकृति का स्वरूप कैसा है, कैसा होना चाहिए और कैसा है, ये विषय है। तो मैंने पिछले आपको कई बार बोला है कि हम जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस देश में रहते हैं, हमारे गांव में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5% हिस्से में जलाशय होने चाहिए। जब जलाशय की बात आती है तो जब मैं कहता हूँ कि विष्णु भगवान की पूजा के बिना मेरा जीवन सफल नहीं होगा, तो विष्णु भगवान की पूजा के 2 ही रूप हैं कि हमारे गांव में जितने सुंदर जलाशय होंगे, जितने अधिक जलाशय होंगे, विष्णु भगवान की उतनी ही खूबसूरत पूजा मैं कर पा रहा हूँ। मेरे गांव के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25 से 30% एरिया में हरे भरे पेड़ होने चाहिए। पेड़ की जब भी बात आती है
तो इस धरती के ऊपर का जो वायुमंडल का क्षेत्र है उसको ब्रह्मा जी उसमें वास करते हैं। और आपने सुना होगा कि पीपल में, बरगद में ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा, यूं तो धरती के ऊपर का जो वायुमंडलीय क्षेत्र है वो ब्रह्मा जी वहाँ वास करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेरा रिलेशन है वो प्राणवायु से रिलेशन है, 21% ऑक्सीजन से रिलेशन है। इसलिए मेरे गांव में 30% एरिया में पेड़ होने चाहिए। मेरे गांव की धरती की उर्वरा शक्ति, पृथ्वी की जिसमें मैं खेती करता हूं उसकी उर्वरता कितनी होनी चाहिए? उसमें 1% ह्यूमस होना चाहिए, यानी 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। है कितना? 0.3%। तो ये जो कृषि हमारी, बार बार कहता हूँ, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। दर्शन को मैंने पहले कई बार परिभाषित किया। दर्शन का मतलब होता है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, दृश्य जो नज़र आती है हमको, पानी, हवा, पृथ्वी, पेड़, जीव जंतु, इनके दर्शन का मतलब है ये मैं जानूं कि इनकी मेरे जीवन में, इन सारी जड़ जगत और चेतन जगत की इकाइयों से मेरे जीवन में क्या वास्ता है और इनकी कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी है। अगर ये नष्ट हो रहे हैं तो इन्हें कैसे बचा सकते हैं। आज कृषि में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, और कृषि में जाने कितने चेंजेज आए। और वो सारे जो चेंजेज हैं वो हमको कहाँ ले जाके खड़ा कर दिए। हम देश के किसान भाइयों से अपील करते हैं, अपने भाइयों से, अपने बुद्धिजीवी लोगों से, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों से एक ही अपील करते हैं कि यदि आपकी टेक्नोलॉजी ये बताने में असफल हो, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं नहीं, इस टेक्नोलॉजी के दम पर मैं अनंत काल तक कृषि कर सकता हूँ, मेरे प्राकृतिक संसाधन इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ समृद्धशाली बनते जा रहे हैं, तो ठीक है आपकी टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ऐसा लगता है कि आधुनिक कृषि तकनीकों की वजह से ही मेरी ज़मीन की उर्वरता प्रभावित हो रही है, मेरे जलाशय नष्ट हुए हैं, भूगर्भ जल नीचे जा रहा है, ज़मीन की उर्वरता कमज़ोर हो रही है, जैव विविधता में पाए जाने वाले नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, कीट पतंगे, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर नष्ट हो रहे हैं, मनुष्य ये भोजन खा करके, ये पानी पी करके अस्पताल की शरण में जाने को आतुर है, तो फिर मुझे कृषि संस्कृति को ठीक से समझना पड़ेगा और कृषि संस्कृति के साथ चलना पड़ेगा। ये जो झूठ का लालच है, जो मैं झूठ परोसता चला जा रहा हूं, जिसकी वजह से किसान भी ठगा जा रहा है, प्रकृति भी ठगी जा रही है, और लास्ट में मैं भी ठगी का शिकार हो जाता हूं। इस व्यवस्था से, इस टेक्नोलॉजी से निकल के बाहर झांकिए, देखिए। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि आप आत्महत्या क्यों करते हैं, या बुद्धिजीवियों से एक प्रार्थना है कि इस बात पर विचार करें कि किसी 2 बीघा के किसान ने आत्महत्या क्यों की। आपको उत्तर मिल जाएगा कि इसकी खेती की लागत मैंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। जब इसने अपने बाजार में अपनी फसल की उपज बेची तो पता चला उसके जीविकोपार्जन भर के लिए कुछ बचा नहीं। बेटी की शादी करनी है, पत्नी को साड़ी खरीदनी है, पैसे नहीं है। लाचार व्यक्ति, घर का जो मुखिया होता है, वो लाचारी पर रोता है, तरस खाता है, और वो ये निर्णय लेता है इससे तो मर जाना अच्छा है। उसको आत्महत्या करने के लिए किन लोगों ने मजबूर किया? तो मैं मानता हूं कि हमारी नीतियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, सारे बुद्धिजीवियों का इसमें हाथ है। किसी ने 2 कदम बढ़ के नहीं कहा कि जब मैं कृषि संस्कृति से दूर हट जाऊंगा, अपने संस्कार छोड़ दूंगा, दर्शन विषय भूल जाऊंगा, ज्ञान की जगह शिक्षा आ जाएगी, यज्ञ करना बंद कर दूंगा, और प्रकृति के निमित्त जो किए जाने वाले कर्म हैं उनसे अगर मैं मुंह मोड़ लूंगा तो फिर हालात यही होंगे।
तो मित्रों, इस विषय को समझना है, और जो इस विषय को समझना चाहे तो मैंने प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक कृषि के बारे में, आध्यात्म दर्शन विज्ञान के बारे में कई सारी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मुद्दा एक ही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति का धर्म है कि वो अज्ञान से निकल करके ज्ञान की ओर, अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर, असत्य से निकल करके सत्य की ओर, और अशांति से निकल करके शांति की ओर जाना है। और शांति और सत्य और प्रकाश कहाँ मिलेगा? प्रकृति के पास मिलेगा। प्रकृति को आत्मसात करना है। प्रकृति में भगवान बसते हैं, प्रकृति में परमात्मा है। मित्र, ध्यान रखना, हम परमात्मा की मंदिरों में जाकर के कितनी भी पूजा क्यों न कर लें, परमात्मा मेरी किसी भी पूजा से खुश नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने परमात्मा की व्यवस्था को तहस नहस किया है, जिसने परमात्मा की व्यवस्था पर यकीन नहीं किया है, परमात्मा तो कहता है कि मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं? तू मेरी व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर सकता है तो मैं तुझे क्या दूं, कैसे दूं? रास्ते तो तूने बंद किए। नमस्कार।